अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। तल्ख पहुंची हकाइक ने मौजूदा रजीम की खुशफहमियों और गलत फहमियों का तो पोल खोल कर रख दिया है और गुज़िश्ता 4 साल की मुआशी प्लानिंग पर संगीन सवालात भी खड़े कर दिए हैं। मगर कहा यह जाता है कि तल्ख हकीकत अक्सर ये बहुत तकलीफ देह होती है। जो पाकिस्तान के केस में तो बदकिस्मती से अक्सर अवाम के हिस्से में ही आती है, क्योंकि हमारी अशराफिया मजबूरियों की मौत दिखाकर मुसीबतों का बुखार बेचने का हुनर जो खूब जानती है, बल्कि आम हालात के मुकाबले में बहरान के दौरान अशराफिया का कट वो मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी एक बड़ी मिसाल वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये हालिया इजाफा है, जिसे फिर गुज़िश्ता रात आपने देखा कि हुकूमत को मजबूरन वापस लेना पड़ा, क्योंकि जनाब इस ज़िम्न में डाली गई बारीक वारदात वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई थी। पहले पेट्रोल की कीमत में मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन इजाफा किया गया इनकी तरफ से, जिसके बाद फिर ऊपर से लेके नीचे तक इस निज़ाम के बेनिफिशरीज ने अपनी छुरियां निकाल ली और अपना अपना हिस्सा वसूल करना शुरू कर दिया। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने 60% कैरेज चार्जेस बढ़ा दिए, 40 से 50% तक का इजाफा पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में हमें नजर आया, यहां तक के टोल टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए। अब कोई जरा इनसे पूछे ना कि ये पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे का टोल टैक्स से भाई क्या लेना देना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट माफिया वो रंगी जाए और टोल माफिया वो पीछे रह जाए। लिहाजा फिर जब अवाम ने देखा कि भाई ये तो खुलेआम डाकाजनी शुरू कर दी है इन्होंने, जिसके खिलाफ फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पे बैकलैश आया, तो रजीम के करता धरता वो ज़ाहिर है कि परेशान होना शुरू हो गए ना कि मामला तो फिर कहीं दूर तक ना चला जाए। लिहाजा फिर हमने वजीर आज़म, वजीर ख़जाना, वजीर पेट्रोलियम और वजीर मवासलात की फुर्तियाँ देखी। भाई किसी ने IMF को SOS कॉल करना शुरू की, तो किसी ने ये टोल टैक्स वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प काम मैं ये देख रही थी वो तो गवर्नर सिंध ने किया है, जिनका भी आपको पता है कि हाल ही में तकर्रुर हुआ है। वो तो मुकर ही गए कि ये इजाफा हमारी हुकूमत ने किया है। शायद उन्हें महसूस हुआ कि भाई अभी 2 दिन की चांदनी नहीं देखी और अंधेरी रात के आसार वो नमूदार हो गए हैं। लेकिन खैर, फिर इस मजमूई तासुर को ज़ाइल करने के लिए वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रात वो खुद मीडिया पे नमूदार हुए और पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर की कमी का उन्होंने ऐलान किया। तो अब कहाँ से ये गुंजाइश निकाली गई है, तो पता ये लगा कि लेवी में 80 रुपए का मार्जिन रखा गया था। अब आप ज़रा अंदाज़ा तो करेंगे ये 1 लीटर के पीछे इन्होंने 80 रुपए का इजाफी टैक्स शामिल किया हुआ था, जिसका ये इंटरनेशनल मार्केट में इजाफे से दूर दूर तक इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर इसका एतराफ़ जो वजीर पेट्रोलियम हैं फिर उन्होंने किया और एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो ये फरमा रहे थे कि रेवेन्यू टारगेट्स हासिल ना होने की वजह से लेवी बढ़ानी पड़ी। लेकिन मसला सिर्फ रेवेन्यू शॉर्टफॉल का नहीं है, ये तो एक अलामत है ना। असल मसला तो मौजूदा रजीम का मौशी मॉडल है, जो कहा यह जा रहा है कि अपनी तबई उम्र वो पूरी कर चुका है और गिरने के करीब है, जिसके असरात अब ये नुमायां होना शुरू हो गए हैं। और हर नए दिन के साथ आप देख रहे हैं कि एक नया चैलेंज वो एडअप हो रहा है, जिसकी एक मिसाल मैं अभी आगे पेश करूंगी। लेकिन पहले ज़रा वज़ीर आज़म की कलाबाजियों की वो बात मुकम्मल कर लेते हैं ना, जिन्होंने लेवी में कमी का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए किया है, जिससे लगता यह है कि 1 माह के बाद हुकूमत एक और अटेम्प्ट करने जा रही है। अब यहाँ पे मेरा वज़ीर आज़म से सवाल यह है कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में ये खाम तेल की कीमत मजमूई तौर पे 49% बढ़ी है, लेकिन आपने तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है 78%। ये किस बुनियाद पर आपने किया? भाई होना तो ये चाहिए था ना कि आप गैर तरजीही अखराजात को कम करके टैक्स में कमी की गुंजाइश निकालते, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक ने करके दिखाया है, जिसकी वजह से अक्सर ममालिक में पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान के मुकाबले में आप चेक कर लें कि वो आधी है। लेकिन जनाब इसके बरक्स आपने तो मौजूदा आलमी बहरान को भी भागते चोर की लंगोटी समझ लिया और फौरन अपनी नाअहलियों और नालायकियों का मलबा खिराज की सूरत में आवाम से वसूल करने का प्लान बना लिया आपने। क्योंकि भाई अशराफिया की फैट बैलीज बेल्ट टाइटनिंग की आधी जो नहीं है, ऊपर से भानमती के कुनबे को जुड़ा रखने के लिए आपने ये जहाजी साइज काबिना रखी हुई है जो सिर्फ टुकड़े तोड़ने के लिए ही है। आप खुद देख लेना कि जिनकी अक्सरियत के पास ये सोशल मीडिया पोस्टों को रीपोस्ट करने के अलावा और कोई काम है क्या, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम में इनकी कोई ज़रूरत या कोई औकात जो नहीं है। वैसे आपका क्या ख्याल है कि अगर काबिना में
कुछ वज़रा ना हो तो क्या इससे मुल्क पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मगर ना होने से कहा जाता है कि ख़जाने पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और अब वज़ीर आज़म साहब आप ये फरमाते हैं कि काबीना के अरकान 2 के बजाय ये 6 माह की तनख्वाह ये कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे। हालांकि आपको तो बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि काबीना के लिए मुख्तस बजट वो तो पहले ही कंज्यूम हो चुका है, जिसकी तफसीलात मैंने अपने जो कल का व्लॉग था उसमें मैं दे चुकी हूँ। अच्छा, अब हैरत मुझे इस बात पे हुई कि अब वज़ीर आज़म पेट्रोल इजाफे के मामले पर ऐवान सदर में होने वाली कौमी मुशावरत के पीछे छुप रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी तकरीर में फील्ड मार्शल का नाम लिया। अब पता नहीं कि भाई इसका क्या मकसद है। अगर इसका मकसद तनकीद पर काबू पाना है ना, तो जनाब वज़ीर आज़म साहब आइन के तहत ये इंतज़ामी फैसलों की जिम्मेदारी ये आप पर ही है, ना कि किसी दूसरे ओहदेदार पर। लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठता है ना कि कौमी मुशावरत में ऐसा जालिमाना प्रपोजल ये किसकी तरफ से नाजिल हुआ है? तो इसका जवाब वज़ीर आज़म ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मसला ये है कि अगली किस्त हासिल करने के लिए IMF ने हुकूमत को कहा है कि 400 अरब रुपए के मजीद टैक्स आइंदा बजट में लगाए जाएं। हुकूमत जो पहले ही 600 अरब रुपए के खसारे में है, तो जनाब उसने तो मौका जाना और बजट से पहले ही खसारे के साथ ये आगे का बंदोबस्त भी करने की कोशिश की। इन्होंने ये समझा कि शायद लोग जंगी ये जो हालात हैं इनको देखकर ये सब हजम कर लेंगे। हालांकि इनको तो बड़ी अच्छी तरीके से ये मालूम है कि कौमी आमदन का 30% पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत पर आई टैक्सों से हासिल होता है और इसमें मजीद गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 1 लीटर पर हर सारिफ ये बिला इम्तियाज 211 रुपए टैक्स देता है। अब चाहे वो रक्शे वाला हो, चाहे वो लैंड क्रूजर वाला हो, जो कि सरासर जुल्म है। अब इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है ना ये बात, लेकिन चूंकि सबको ही एक लकड़ी से हाँकना आसान काम है, इसीलिए तो फिर मौजूदा हुकूमत ने भी ऐसा ही किया है, जिसको अब ये कौमी मुशावरत के पीछे छुपाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मगर भाई कोई दूसरी तरफ की FBR से भी तो पूछे ना, जो मुसलसल नाकाम साबित हो रही है। खैर जनाब, अब तो वजीर पेट्रोलियम ने भी आपने देखा ना कि वजीर खजाना के एहतसाब का मुतालबा कर दिया है, जिससे पता ये चलता है कि कुछ हो या ना हो वजीर खजाना की बलि चढ़ सकती है। शायद इसीलिए फिर अब FBR वो डेस्परेट किस्म की प्रपोजल्स वो पेश कर रहा है। ऐसी ही एक तजवीज़ के तहत नॉन रेजिडेंट यूट्यूबर्स को टैक्स नेट में लाने की बात की गई है, जो मुल्क से बाहर मौजूद ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर आयद होगा जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद कम अज़ कम 50,000 हो और जिनका कंटेंट वो पाकिस्तान में देखा जाता हो। तो ऐसे अफराद से हर 1000 व्यूज़ पर 195 रुपए टैक्स लेने की सिफारिश की गई है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसका नफाज कैसे होगा, चूंकि इसके लिए तो यूट्यूब इंतजामिया का फाल ताउन वो ज़रूरी है, जो अब तक तो सामने नहीं आया है। वैसे ज़रा कोई FBR से पूछे ना कि मुल्क में मौजूद ताजरों को तो अभी तक ये टैक्स नेट में लाया नहीं जा सका, फिर ये मुल्क से बाहर रहने वाले लोगों से टैक्स कैसे वसूल करेंगे आप? जिससे लगता यह है कि मकसद टैक्स लेना नहीं है, बल्कि टैक्स के बहाने पाबंदी लगाना है या फिर रसाई को महदूद करना है। बहरहाल, अब दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आवाम की जिंदगी दोबारा मामूल पर नहीं आ जाती। वैसे वज़ीर आज़म साहब चैन से तो आप गुज़िश्ता 3 सालों में भी नहीं बैठे। आपके बैरूनी दौरों को अगर शुमार करें तो साल में कई माह तो आपने मुल्क से बाहर ही गुजारे हैं ना। लेकिन जनाब, इस बेचैनी और आनी जानियों का हासिल वसूल क्या है और अवाम क्यों आपकी बातों पर यकीन करे? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब आप ही ने 3 साल पहले ये कहा था ना कि अपने कपड़े बेचकर चीजें सस्ती करूंगा, कहा था ना आपने। लेकिन चीजें तो सस्ती होने के बजाय इनकी कीमतें वो दुगनी हो गई हैं और आज 3 साल बाद वो बुनियादें भी हिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिन पर आपकी हुकूमत ने मुल्क का मौजूदा मौशी मॉडल खड़ा किया था, जिसमें दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में रखे गए $12.5 अरब की खास अहमियत है भाई। क्योंकि ये डिपॉजिट्स ये पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ढाल की हैसियत रखते हैं ना। और फिर ये IMF कर्ज शराइत के हवाले से भी अहम है, क्योंकि $7 अरब का कर्जा देने से पहले IMF ने इन दोस्त ममालिक से गारंटी ली थी कि वो कर्ज प्रोग्राम के इख्तिताम तक रकम पाकिस्तान के अकाउंट में ही जमा रखेंगे, जिनमें सऊदी अरब के 5, चीन के 4 और UAE के $3.5 अरब हैं। मगर अब UAE ने अपनी रकम वापस मांग ली और पाकिस्तान ने अदायगी का ऐलान भी कर दिया है। तो अब ये पर्दे के पीछे क्या हुआ है इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन आपको ये अच्छी तरह याद होगा कि कुछ दिन पहले ऐवान सदर में एक सीरीज़ ऑफ इजलास हुए
जिन में से एक में फील्ड मार्शल ने शिरकत नहीं की थी। फिर पता चला कि वो अचानक यूएई के दौरे पर चले गए हैं, जिसके बाद फिर अभी गुज़िश्ता रोज़ एक सीनियर वफाकी वज़ीर ने कुछ एंकर पर्सन्स को गैर रस्मी ब्रीफिंग दी, जिसमें ये बताया गया कि हुकूमत ने यूएई के कर्जे की वापसी का हतमी फैसला कर लिया है और इसी माह 3 किस्तों में यूएई को सारी रकम अदा कर दी जाएगी, जिसमें तकरीबन $500 मिलियन 90 की दिहाई में लिए गए थे, जबकि $2 अरब 2018 में 1 साल की मुद्दत के लिए हासिल किए गए थे, जिनको फिर सालाना बुनियादों पर एक्सटेंड किया जाता था। फिर 2023 में आईएमएफ शर्त पूरी करने के लिए मजीद $1 अरब लिए गए थे। अच्छा, अब 2018 में यूएई ने 3% सूद पर कर्जा दिया था, लेकिन अब सूद बढ़ते बढ़ते 6.5% तक पहुंच चुका है। हालांकि गुज़िश्ता साल दिसंबर में पाकिस्तान ने यूएई से $2.5 अरब के कर्जे की मुद्दत 2 साल बढ़ाने और शरह सूद कम करने की दरख्वास्त की थी और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यूएई के सदर से दरख्वास्त की थी, लेकिन यूएई ने शरह सूद तो कम नहीं की, अलबत्ता मामला सालाना से माहाना तोसी पर आ गया। मगर जनाब, अब वाज़ेह हो गया है कि यूएई ने मज़ीद तोसी देने से इनकार कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह बज़ाहिर ये जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में यूएई वो ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की ख्वाहिश रखता है और फिर यही वजह है कि ईरान ने इजराइल से भी ज़्यादा मिसाइल आपने देखा कि यूएई पर दागे हैं। लिहाजा अब इस तनाजुर में यूएई वो पाकिस्तान से जिस किरदार की तवक्को कर रहा है ना, उसे निभाना वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो शायद अब ऐसी ही सूरत हाल से बचने के लिए फिर कहा यह जाता है कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के लिए मोशी खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है, जो बदकिस्मती से कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान को हासिल नहीं है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि अब अप्रैल में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $4.8 अरब का बैरूनी कर्जा वापस करना है, जिसमें यूएई के कर्ज के अलावा कुछ बॉन्ड्स की अदायगियां भी शामिल हैं, जो जाहिर है कि फिर वो स्टेट बैंक के $16.4 अरब के ज़खायर से अदा किए जाएंगे, जिसके पीछे कोई $11.5 अरब के ज़खायर ही बच जाएंगे फिर। अच्छा, अब खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरब ईरान जंग का हिस्सा बन गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान पर भी जाहिर है कि शरीक होने का प्रेशर पड़ा, तो आप सोचें कि फिर सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि ये इन $11.5 अरब में से $5 अरब वो सऊदी अरब के हैं। अब दोस्त ममालिक और आईएमएफ का कर्जा निकालें आप, तो पीछे फिर ये मनफी बैलेंस ही बचता है, जिसका मतलब है कि इंपोर्ट्स के लिए फिर $1 भी अपना नहीं है। ऊपर से हुकूमत वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, जो कि रवां माली साल के पहले 9 माह में बढ़ने के बजाय 8% कम हो गई हैं। अच्छा, जबकि वो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में अरस्तुए पाकिस्तान वो आइंदा 3 सालों में एक्सपोर्ट्स डबल करने का ख्वाब दिखा रहे थे, जो इस वक्त $32 अरब हैं। अच्छा, फिर ये तासुर दिया गया कि दोस्त ममालिक से $100 अरब की सरमायाकारी तो बस आया ही चाहती है, लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारी भी वो पहले से कम हो गई। इस तरह ये तरसीलाते ज़र जिनकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा ना, अब इनमें भी कमी का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि जिन ममालिक से ज़्यादा तरसीलात आती हैं उनमें पहले नंबर पे सऊदी अरब है, फिर दूसरे नंबर पे यूएई है, जो इस वक्त खुद आप देख रहे हैं कि जंग का शिकार हैं और इनकी अपनी मईशत वो ठप पड़ी हुई है। अब मुख्तसरन फिर ये बताया जाता है कि ब्रेन ग्रेन वाली थ्योरी भी नापायदार ही साबित हो गई है। अब सोचने की बात यह है कि भाई ऐसा क्यों है कि आज हम यूएई के इस $3.5 अरब की वापसी के मुतालबे से हिल कर रह गए हैं। हालांकि 2024 में होने वाली दुबई लीक्स के मुताबिक सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों की $11 अरब मालियत की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें जरदारी और शरीफ खानदानों समेत कई सियासी और दीगर बाअसर शख्सियात शामिल हैं। तो अब ये सिर्फ एक लीक्स का मामला है और आप ये देख चुके हैं कि ऐसी कई लीक्स तो वो पहले भी आ चुकी हैं, बल्कि अब जंग की वजह से दुबई की जो प्रॉपर्टी है वो भी नीचे आई है। तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इससे फायदा उठाने वाले भी सरफहरिस्त पाकिस्तानी हैं, यानी कि दुनिया वो दुबई से अपना पैसा निकाल रही है और इसके बरक्स पाकिस्तान से दुबई कैपिटल फ्लाइट शुरू हो गई है। अब जाहिर है ना कि ये गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 50% पाकिस्तानी वो तो बेचारे कर ही नहीं सकते, और ना ही ये 46% मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कर सकती है ना, जो इस वक्त टैक्स के बोझ तले दबी हुई है। अब पीछे वो 4% अशराफिया बचती है, जिनके हाथ में इस मुल्क की डोर है। फिर आप हिसाब लगा लेना कि क्या इनसे हम उम्मीद रखें कि ये मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे जो खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार और इसके बेनिफिशरीज हैं।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ईरान जंग की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है ज़रा उस पर भी बात करते हैं, जहां एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब ईरान ने एक ही दिन में 2 अमरीकी तैयारे और 5 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है और अमेरिका ने तैयारी गिरने की तस्दीक भी कर दी है, जिनमें एक तैयारे के पायलट के बारे में ये दावा किया गया है कि उसने ईरानी इलाके से बाहर इजेक्ट किया, जबकि दूसरे तैयारे के 2 पायलट्स में से एक को अमेरिका ने बाजियाब कराने का दावा किया है और दूसरा ताहाल वो मिसिंग है, जिसकी तलाश के लिए अमेरिकी सर्च ऑपरेशन वो जारी है। अच्छा, फिर खबर आई कि सर्च के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। अब ये पेशरफ्त वो इस लिहाज से अहम है कि अमेरिका ने ईरान की फ़ज़ाओं पर कंट्रोल का दावा किया था और कहा था कि ईरान का रेडार सिस्टम 100% तबाह कर दिया है, ना एयरफोर्स रही है और ना ही नेवी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात ने अमेरिका के इस गुब्बारे से तो हवा ही निकाल दी है, जो कि एक बहुत बड़ा नफसियाती झटका है जिसके असरात वो अमेरिका के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब इम्कान ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि इससे सदर ट्रंप की मकबूलियत और जंग की कबूलियत में मज़ीद कमी वाक़ होगी, जो पहले ही 30% से नीचे आ चुकी है। अच्छा, इस तनाजुर में मैंने गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप के सामने 2 ऑप्शंस का जिक्र किया था कि आया वो ताकत के घमंड में जंग को तोसी देंगे, फैलाएंगे, या फिर वो अपनी साख बचाने के लिए बतदरीज वो पीछे हटेंगे। तो बारी बारी ज़रा इन दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। जनाब, इस हवाले से तारीख तो हमें यही बताती है ना कि अक्सर अमरीकी सदर वो पहला रास्ता ही इख्तियार करते हैं, यानी कि कशीदगी बढ़ाने का, क्योंकि वो इस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाते ना कि ताकत इस्तेमाल करने से जंग जीती जा सकती है। लिहाजा इस बात का इम्कान मौजूद है कि सदर ट्रंप भी ताकत के घमंड का शिकार हो सकते हैं, चूँकि मज़ीद अमरीकी फ़ौजी वो खलीज की तरफ भेजे जा रहे हैं और B-52 बॉम्बर तैयारे पहली बार ईरान के ऊपर परवास कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने एक और यू टर्न लिया और आबनाए हुर्मुज़ के बारे में अपने जो उनका पुराना बयान था ना, वो अपने मौक़िफ़ से उन्होंने हट कर बात की। उनका कहना ये था कि अगर हमें थोड़ा और वक्त मिल जाए तो हम आसानी से आबनाए हुर्मुज़ को खोल सकते हैं, तेल पर कब्जा कर सकते हैं और बेपनाह दौलत कमा सकते हैं, और ये दुनिया के लिए किसी तेल के फव्वारे से कम नहीं होगा। अब ऐसे शेख चिली के ख्वाब सुनकर तो लगता यही है कि ताकत का घमंड वो मुसलसल सदर ट्रंप को उकसा रहा है। लेकिन ईरान के स्पीकर जो हैं उनका भी एक बयान सामने आया है, जिससे जाहिर होता है कि अगर मामलात जल्द तय ना हुए तो फिर ईरान वो आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ अब बाबुल मंदब को भी बंद करने से गुरेज नहीं करेगा। इस हवाले से ईरानी स्पीकर ने सवालिया अंदाज में अपने एक्स अकाउंट पर पूछा है कि दुनिया भर में तेल, LNG, गंदम, चावल और खाद की तरसील का कितना हिस्सा आबनाए बाबुल मंदब से गुजरता है, और इस पर फिर जो अमरीकी मीडिया है उसमें एक तूफान खड़ा हो गया है कि ईरानी स्पीकर ने ये धमकी दे दी है। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ईरान को नुकसान पहुंचाकर तोड़ने के बजाय अमेरिका को अपनी तारीख से सबक ज़रूर सीखना चाहिए। जहां वियतनाम की जंग में अंदाज़न कोई 11 लाख वियतनामी शहरी और जंगजू मारे गए, जबकि अमरीकी हलाकतें तकरीबन 58,000 हुई, लेकिन इसके बावजूद अमरीका वियतनाम का अज़्म जो था उसका मुकाबला नहीं कर सका, और 8 साल की फिर वो खूरेज जंग के बाद अमेरिका ने बिलाखिर हार मान ली ना, मुआहदा किया और फिर बेइज्जत होकर वहां से निकला। अच्छा, फिर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके नई हुकूमत कायम की और एक बड़ी अफगान फौज तैयार की जिसे अमरीकी फ़ज़ाई ताकत की मदद हासिल थी। अच्छा, इस निज़ाम को फिर आपके इल्म में है कि 20 साल तक चलाया गया और तालिबान के तकरीबन 84,000 जंगजू मारे गए, जबकि अमरीकी हलाकतें 2400 के करीब हुई। लेकिन जानी नुकसानात के इस फ़र्क के बावजूद आखिरकार फिर हमने देखा कि अमेरिका ने हार मानी और फिर वो वहाँ से वापस चला गया, और आपने देखा कि तालिबान वो फ़ौरन दोबारा इक़्तिदार में आ गए। अब यहाँ ईरान के मामले पर भी अगर नुकसानात देखें तो इस तरह का ये जो अदम तवाज़ुन है वो तो नज़र आ रहा है, जहाँ पर ईरान को इस जंग में जानी और माली लिहाज से कहीं ज़्यादा नुकसान अभी तक उठाना पड़ा है, और अब तक 2000 के करीब आम शहरी और हज़ारों फ़ौजी ईरान के शहीद हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के सिर्फ 13 फ़ौजी अब तक मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि ईरान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये मिसालें देखें फिर साबित करती हैं ना कि ईरान जैसे पुरअज़म हरीफ के ख़िलाफ़ महज गुरूर में आके जंग को बढ़ाना अमेरिका के लिए ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। अब रह गया दूसरा रास्ता, यानी कि जंग को समेटना।
تو یہ اب بھی صدر ٹرمپ کے لیے یہ آپشن کھلا ہوا ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی یہ راستہ تو اختیار کر چکے ہیں، جیسا کہ یہ 2020 میں امریکی صدر نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور پھر گزشتہ سال یمن میں فضائی جنگ کے دوران بھی انہوں نے فتح کا اعلان کر کے اس وقت بھی پیچھے ہٹنے کو ہی ترجیح دی، جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی کامیابی کے لیے زمینی فوج وہ درکار ہوگی۔ اب جناب امریکی صدر ایران کے معاملے میں بھی یہی حکمت عملی اگر چاہیں تو اپنا سکتے ہیں، یا تو وہ یہ کہہ کر کہ مقصد حاصل ہو گیا وہ پیچھے ہٹ جائیں، یا پھر سنجیدہ اور مستقل مذاکرات کے ذریعے بھی وہ جنگ کو ختم کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کا انڈیا صدر ٹرمپ نے دیا تو ہے۔ اب یہ گزشتہ روز امریکی طیارے گرنے کے حوالے سے جب ان سے یہ پوچھا گیا نا، تو صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ اس سے ایران کے ساتھ مذاکرات پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو کیا اب یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ کو پہلے وہ جو نیتن یاہو ہے نا، اس کے چنگل سے باہر نکلنا پڑے گا، جس کا واحد مقصد ہی یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا قیام ہو، اور اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ امریکہ کو خطے میں انگیج رکھنا چاہتا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔